Welcome class 11th in today's history class. Students, as you know, in history we are discussing the chapter the Central Islamic Land, and in this chapter we have learned about Islamic history. हम लोगों ने इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि किस तरह से इस्लाम रिलीजन की शुरुआत होती है और बहुत सारे इवेंट्स के थ्रू किस तरह से अरब देश जो कि एक इस्लामिक लैंड की तरह जाना जाने लगता है। हमने हमारे प्रीवियस क्लासेस में देखा कि जो प्रॉफिट मोहम्मद जिन्हें इस्लाम धर्म का फाउंडर माना जाता है ना, मैसेंजर माना जाता है, उन्होंने किस तरह से इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाया। इस्लाम में उन्होंने उस टाइम पर बहुत सारे ट्राइब्स को, बहुत सारे कबीलों को जोड़ा और ये सारे लोग जो इनके साथ जुड़ते गए, इनके फॉलोअर्स, वो उम्मास के मेंबर्स कहलाए और इन ग्रुप्स को उम्मास कहा गया। देन हमने पढ़ा कि किस तरह से वो जब मोहम्मद साहब और उनके फॉलोअर्स का अपोज़ किया जाने लगता है मक्का में, तो वो मदीना की तरफ चले जाते हैं और फिर मदीना में ही वो लोगों को जोड़ने का काम, लोगों को गॉड के मैसेजेस देने का काम शुरू करते हैं। और इस तरह से इस्लाम जो रिलीजन था, जो इस्लामिक सारी चीज़ें हो रही थी, उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़ते चले जाते हैं और एक बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेशन की भी स्थापना उस टाइम पर हो जाती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर भी उस टाइम पर बना लिया जाता है। तो इस तरह से देख रहे हैं और फिर हमने देखा कि प्रॉफिट मोहम्मद के डेथ के बाद कि कोई एक भी मतलब इस तरह का इंस्ट्रक्शन प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा नहीं दिया गया था कि उनके बाद कौन होगा हेड उस पूरे कम्युनिटी का, उस उम्मास का। तो फिर पाया गया कि जो 4 पर्सन्स थे जो बहुत ज़्यादा क्लोज थे प्रॉफिट मोहम्मद के, उन लोगों ने बारी बारी से कैलिफ्स पोस्ट के साथ, जिसे डिप्टी ऑफ प्रॉफिट भी कहा जाता है, कैलिफ या खलीफा के पोस्ट पे रहते हुए रूलिंग किया, है ना, एडमिनिस्ट्रेट किया और सारे उम्मास को, सारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को जोड़े रखा। और दो जो एम्स उन लोगों ने तैयार किए, वो पहला ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए, इस्लामिक कम्युनिटी को और ज़्यादा बड़ी बनाई जाए, है ना, अमाउंट ज़्यादा हो जाए हमारे मेंबर्स का। और सेकंड, किस तरह से इस्लाम के लिए या उस पूरी कम्युनिटी के लिए रिसोर्सेज को भी पाया जाए, जिसके लिए इन लोगों ने आसपास के एरियाज़ को कैप्चर करना और प्रॉस्पिरियस रीजन्स जो थे उनको जीतना, इस तरह के बहुत सारे काम किए। ठीक है। देन हम लोगों ने पढ़ा कि कैलिफ्स के बाद जो वो 4 खलीफाज थे, उनके बाद फिर जो यहाँ पर रूलिंग सिस्टम आ जाता है वो डायनेस्टी वाइज रूलिंग सिस्टम आ जाता है, जहाँ पर उम्मयाद डायनेस्टी की शुरुआत हो जाती है। और अब बहुत तेज़ी के साथ उम्मयाद डायनेस्टी यहाँ पर रूल करती है। बाद में देखा हम लोगों ने कि उम्मयाद डायनेस्टी जो कि प्रॉपर रूल नहीं कर पा रही थी, बहुत सारे वीकनेसेस थे उसकी, जिसके वजह से अब्बासिद रेवोल्यूशन हुआ। और अब अरब देश के अंदर वो जो पूरा एरिया था जहाँ पर ये सारे लोग रहते थे, वो पूरे एरियाज़ में किसका रूल हो जाता है? अब्बासिद्स फैमिली का रूल हो जाता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने अब तक पढ़ लिया था। अब हम देखते हैं कि अब्बासिद्स के रूलिंग सिस्टम के बाद, अब्बासिद्स के रूल के बाद अब क्या होता है अरब में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। ब्रेकअप ऑफ कैलिफेट एंड द राइज ऑफ सल्तनट्स। अभी हमारे अरब देश में कैलिफ्स का रूल चल रहा है, खलीफास का रूल चल रहा था, जब तक अब्बासिद्स का भी टाइम पीरियड था उस टाइम तक। धीरे धीरे 9th सेंचुरी आते आते अब्बासिद्स जो थे वो धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाते हैं। वीक होने का रीज़न ये था कि एक ये बहुत ब्रॉड टेरिटरी थी, एक बहुत बड़ा एरिया था, है ना, जो अब इनके कंट्रोल में आ चुका था। और ये इतने बड़े एरियाज़ को कंट्रोल कर पाना, ठीक तरह से रूल कर पाना इनके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो बहुत सारे प्लेसेस ऐसे थे जो थोड़े से आउटर थे, जहाँ पर कैलिफ्स का कंट्रोल पूरी तरह से नहीं हो पा रहा था। कैलिफ्स के प्रॉपर इंस्ट्रक्शन वहाँ नहीं पहुँच पा रहे थे, कैलिफ्स ठीक ढंग से रूल नहीं कर पा रहे थे और बहुत सारे दूसरे वीकनेसेस भी थे, जिसके वजह से जो कंट्रोल था, कैलिफ का कंट्रोल वीक होने जाने की वजह से कई सारे जो प्रोविंसेस थे, कई सारे जो स्टेट्स थे, कई सारे जो रीजन्स थे, वो अलग होना शुरू हो जाते हैं और इनके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। इसी टाइम पर प्रो अरब और प्रो ईरानियन भी एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ, जहाँ पर अरब
जो कि अरबियंस लोग थे, और उसके बाद ईरानियंस जो पहले ईरान के देश के लोग थे, और जिनका जो बाद में जीत लिए गए थे इन कैलिफ्स के द्वारा, है ना, जो 4 खलीफास थे उनके द्वारा ईरान जीत लिया गया था। तो उस टाइम पर जो एक थे मेन अरबवासी, जो शुरू में ही जुड़े हुए लोग थे, इस्लाम से जुड़े हुए लोग थे, ठीक। और दूसरा था कैप्चर्ड एरिया ईरान का, जहाँ के लोगों को इस्लाम फॉलो कराया गया था। तो कहीं ना कहीं दोनों के अभी थिंकिंग और सिस्टम, बिलीफ सिस्टम में अभी भी फ़र्क देखने को मिल रहा था। तो बार बार ऐसा देखने को मिल रहा था कि वो प्रो अरब्स और प्रो ईरानियंस के बीच में लड़ाइयाँ हो रही थी, सिविल वॉर की तरह, एक गृह युद्ध जिसे हम कहते हैं, घरेलू युद्ध। उस तरह से दोनों ही पार्टीज़ के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़े हो रहे थे, ठीक है। उसी टाइम पर 810 में क्या होता है कि जो हमारा उस टाइम का खलीफा था, जो कि अब्बासिद फैमिली से था, जिसका नाम था हारून अल राशिद। इनके 2 बेटे थे, जिनका नाम था आमीन एंड मामूल, ठीक है। तो अब क्या था कि ये वाले जो कैलिफ थे, यानी खलीफा थे, इनके 2 बेटे थे आमीन और मामूल। दोनों ही सन के अलग अलग फॉलोवर्स थे। बहुत सारे लोग थे जो आमीन को फॉलो करते थे, और बहुत सारे लोग थे जो मामूल को फॉलो करते थे, क्योंकि दोनों के ही जो सिस्टम थे, या दोनों की जो फिलॉसफी थी वो थोड़ी सी अलग थी। तो 2 तरह के ग्रुप्स उस टाइम पर क्रिएट हो गए थे कैलिफ हारून अल राशिद के बेटों की वजह से, जिसकी वजह से 2 तरह के ग्रुप्स यहाँ पर अभी क्रिएट हो जाते हैं इस्लाम के। फर्स्ट है सिया और दूसरा है सुन्नी। तो सिया और सुन्नी नाम से यहाँ पर तो हम कह सकते हैं पार्ट्स क्रिएट हो जाते हैं, 2 तरह के फॉलोअर्स इस टाइम पर आ जाते हैं अरब में। इसके अलावा अब्बासिद के वीकनेसेस की वजह से बहुत सारे, क्योंकि कुछ एरियाज़ ऐसे थे जहाँ पर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, वहाँ पर छोटे छोटे दूसरे माइनर डायनेस्टीज़ भी क्रिएट हो गए। कुछ मेन जो डायनेस्टीज़ क्रिएट हुए हैं, जैसे उसमें थे ताहिरिड्स और सामनिड्स, जो फैले हुए थे कहाँ पर, खुरासन और ट्रांसोक्शियाना नाम के प्लेसेस पे, है ना। और ये जो एरियाज़ थे, यहाँ पर छोटे छोटे डायनेस्टीज़ अभी रोज़ करना शुरू हो जाते हैं, क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, और वो खुद का सेल्फ रूलिंग सिस्टम बनाते हैं, और अपने अंडर के में लोगों को, अपने ग्रुप के लोगों को एडमिनिस्ट्रेट करना शुरू कर देते हैं। यानी अभी जो हमारा खलीफा था, अब उसके इंस्ट्रक्शन को वो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, बल्कि खुद ही छोटे छोटे किंगडम्स की तरह, छोटे छोटे डायनेस्टीज़ की तरह वो रूलिंग करना शुरू कर देते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि जिस टाइम पर अब्बासिड्स की पावर केवल और केवल सेंट्रल इराक़ और वेस्टर्न इराक़ तक ही लिमिटेड रह जाती है, और बाकी दूसरे एरियाज़ में ये छोटे छोटे डायनेस्टीज़ और दूसरे तरह के लोगों का रूल आ जाता है। अब क्या होता है, अब 945 के टाइम पर बाइयार्ड्स नाम से सियाट क्लैन के, यानी शियास के क्लैन के कुछ फैमिलीज़ थी, जो कि अब रूल करना शुरू करती है या कंट्रोल करना शुरू कर देती है कैस्पियन रीजन ऑफ ईरान में, ठीक है, जिसे देलाम भी कहा जाता है। और बाद में इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने बाद में बगदाद को, जो उस टाइम पर कैपिटल था, उसको भी कैप्चर कर लिया। और बगदाद को कैप्चर करने के बाद उन लोगों ने, बायडियास ने खुद को रूलर का टाइटल दे दिया। उन्होंने कहा कि अब हम ही शहंशाह हैं। शहंशाह का मतलब होता है किंग ऑफ किंग्स, यानी राजाओं का भी राजा। तो उन्होंने खुद को ये शहंशाह डिक्लेयर कर दिया, और उन लोगों ने खुद को खलीफा नहीं डिक्लेयर किया, क्योंकि वो मानते थे कि जो शहंशाह का पोस्ट है वो खलीफा से भी हायर होगा, है ना। तो इस तरह से देख रहे हैं हम कि जो उस समय अब्बासिद डायनेस्टी चल रही थी, या अब्बासिड्स का रूल चल रहा था, वो धीरे धीरे करके अब अपने कैपिटल से भी जा चुका था। तो इस टाइम पर सियास क्लैन के लोग ये एक तरफ कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। दूसरे टाइम पर सिया डायनेस्टी से ही फातिमिड्स भी इस टाइम पर दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। फातिमिड्स क्या थे, फातिमा एक लेडी का नाम था, जो कि हमारे प्रॉफेट मोहम्मद की फ़ैमिली से बिलोंग करती थी। माना जाता है कि वो उनकी डॉटर थी,
और ऐसा कहा गया बहुत सारे शियाज़ डायनेस्टी के लोगों के द्वारा ये कहा गया कि क्योंकि हमारे जो प्रॉफिट मोहम्मद थे जिन्होंने शुरू किया ही हम लोगों को जोड़ना और इस तरह के अच्छे मैसेजेस के थ्रू इतना बड़ा एक डायनेस्टी क्रिएट किया, इतना बड़ा एक एम्पायर क्रिएट किया, मुस्लिम कम्युनिटी का एक पूरा ग्रुप तैयार करा। तो अगर उन्हीं की फैमिली से कोई नेक्स्ट खलीफा बनता है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी, है ना। तो फ़ातिमा जो कि इनकी डॉटर थी, बहुत से लोगों ने माना कि फ़ातिमा जी को ही इनका नेक्स्ट जो राइटफुल रूलर है इस्लाम धर्म का वो बना देना चाहिए और इनका ही रूल कराना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें चल रही थी। अब इसी टाइम पर इन्होंने क्या किया कि फ़ातिमा और उनके जो लोग थे उन सभी लोगों ने बहुत सारे एरियाज़ को कैप्चर करना भी शुरू किया। जैसे जो पहले ओल्ड कैपिटल था इजिप्ट का फुस्तत, जिसे रिप्लेस करके न्यू सिटी के रूप में बनाया गया और नया जो उनका न्यू सिटी थी उसका नाम काहिरा रखा गया, जिसको कायरो नाम से भी जाना जाता है ना। तो इस तरह से यहाँ पर अभी चेंजेस आने शुरू हो रहे थे। जो एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, एक बहुत बड़ा जो रीजन था जहाँ पर अभी एक ही खलीफा या एक ही रूलर के द्वारा रूल किया जा रहा था, अब हम पाते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी स्मॉल डायनेस्टीज़ क्रिएट हो गई हैं। सिया डायनेस्टी के साथ ही दो और पार्ट्स देखने को हमको यहाँ पर मिल रहे हैं जो कि लगातार अपने एरियाज़ को एक्सपैंड करने के लिए लगे हुए थे। तो इस तरह हम पाते हैं कि अभी जो हमारी इस्लामिक सोसाइटी है वो बहुत ही ज़्यादा अलग दिखाई दे रही है। बहुत सारे अलग पॉलिटिकल सोसाइटीज़ क्रिएट हो चुके हैं, बहुत सारे अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन भी उस टाइम पर क्रिएट हो चुके थे। लेकिन बिटवीन 950 एंड 1200 इस्लामिक सोसाइटी अब एक जैसी दिखाई देना शुरू हो जाती है कि कोई एक सिंगल पॉलिटिकल ऑर्डर के थ्रू नहीं हो रहा था। मतलब ऐसा नहीं था कि पूरा का पूरा जो इस्लामिक सोसाइटी थी वो एक ही पॉलिटिकल सिस्टम के साथ इंक्लूड हो गई थी, नहीं। अभी भी यहाँ पर अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम्स चल रहे थे, लेकिन जो एक तरह की चीज़ें दिखाई दे रही थी वो ये थी कि अब यहाँ पर पूरे ही सोसाइटी में, सारी इस्लामिक सोसाइटी में सिंगल लैंग्वेज, सिंगल कल्चर को यूज़ किया जा रहा था। लैंग्वेज में यहाँ पर अरेबिक लैंग्वेज को यूज़ किया जा रहा है। इस टाइम पर लोगों की जो इकोनॉमिक और कल्चरल पैटर्न था वो भी ऑलमोस्ट सेम हो चुका था, एक जैसा ही हो चुका था। उस टाइम पर जो लोग थे उनका कल्चर, उनके जो डायलॉग्स थे, जो भी बोलने चालने की भाषा थी और सारी जो चीज़ें थी, टोटली हम मान सकते हैं कि उनके जो आइडियाज़ थे, उनके जो मैनर्स थे वो एक फॉर्म में दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, एक जैसे सिमिलर सिमिलर से ही हो जाते हैं। अब लोग क्या कर रहे थे, अब ज़्यादातर जो लोग थे वो एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, विलेजेस में जा रहे हैं, सिटीज़ में जा रहे हैं और एक दूसरे को मैसेजेस दे रहे हैं कि किस तरह से इस्लाम कम्युनिटी बहुत अच्छी है और इसके साथ किस तरह से कनेक्ट किया जाए। इस तरह की चीज़ें अब हो जाती है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से एडवर्टाइजमेंट हो रहा था या एक तरह से प्रमोशन हो रहा था इस्लाम धर्म का। इस्लामिक पॉपुलेशन जो कि उस टाइम पर बहुत कम थी, है ना, प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम पर जितनी थी उससे ऑलमोस्ट 10% और ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उम्मयाद के टाइम पर। और धीरे धीरे जब अब्बासिद का पीरियड आ गया था उस टाइम पर भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो चुकी थी इस्लाम लोगों की, यानी कनेक्ट होने वाले, जुड़ने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती हुई ही नज़र आ रही थी। तो अब लोग इस्लामिक कल्चरल सिस्टम को एक्सेप्ट कर रहे थे, इस्लाम रिलीजन को फॉलो कर रहे थे और बहुत ज़्यादा संख्या के साथ इसको सपोर्ट कर रहे थे। अब क्या होता है, अब बाद में जो अरब और ईरानियंस की पूरी पॉपुलेशन इस टाइम पर जो भी थी, इस समय एक और नए तरह का चेंज होता है। वो ये होता है कि उस टाइम पर तुर्किश सल्तनत की भी शुरुआत हो जाती है 10th और 11th सेंचुरीज़ में। अब ये तुर्किस कौन थे? जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि अरब में उस टाइम पर बहुत सारे ट्राइब्स थे, है ना? बहुत से नोमैडिक ट्राइब्स थे, बहुत सारे कबीले बने हुए थे और वही सारे लोग इस्लाम धर्म के साथ जुड़ते चले जा रहे थे। उसी तरीके से उस टाइम पर तुर्क्स नाम से एक नोमैडिक ट्राइब रहा करती थी सेंट्रल एशियन स्टेपास में, यानी वो वहाँ पर जो ग्रासलैंड्स थे
सेंट्रल एशिया में, वहाँ के ग्रासलैंड्स में ये जो प्रजाति रहती थी या ये जो नोमैडिक ट्राइब्स रहती थी जिसको तुर्क्स कहा जाता है, वो वहाँ रहती थी। और जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि बहुत सारे ट्राइब्स, बहुत सारे कबीले, सब सारे लोग इस्लाम को ज्वाइन कर रहे थे, है ना। तो ये एक ऐसा टाइम था जिस टाइम पर 10th से 11th सेंचुरी के बीच में बहुत ज़्यादा अमाउंट में तुर्क नोमैडिक ट्राइब्स ने भी इसके साथ ज्वाइन किया, है ना। और इन लोगों ने बहुत तेज़ी के साथ ये लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। ये जो लोग थे, जो तुर्किश ट्राइबल कम्युनिटी थी, ये बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड लोग थे। स्किल्ड का मतलब होता है कि जैसे कि कुछ खास तरह के टैलेंट्स थे इनके अंदर। जैसे ये लोग बहुत ब्रेव होते थे, है ना, वॉरियर्स की होते थे, ब्रेव वॉरियर्स हैं ये। और इन लोगों को हर तरह से जो युद्ध कला वगैरह थी वो बहुत अच्छे से आया करती थी। अब जब ये लोग मुस्लिम कम्युनिटी के साथ जुड़ जाते हैं तो क्या होता है कि उस टाइम पर जो कुछ डायनेस्टीज़ चल रही थी, जैसे हमने बताया था सामनीड्स थे, ब्यूइट्स थे, और दूसरे जो भी डायनेस्टीज़ चल रही थी, वहाँ पर ये अपने ब्रेवरी, अपने जो वॉरियर्स का के स्किल्स थे, उन चीज़ों की वजह से ये एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाते हैं। पहले तो स्लैव्स की तरह काम कर रहे हैं या सोल्जर्स हैं और छोटे पोजीशन पर वर्क करते, लेकिन इनके स्किल्स की वजह से बाद में उन्हीं डायनेस्टीज़ ने इनको एडमिनिस्ट्रेशन में ले लिया, सोल्जर्स का वर्क दे दिया और आर्मी में मतलब ले लिया गया, मिलिट्रीज़ में ज्वाइन करा लिया। तो ये अपनी जो मिलिट्री एबिलिटीज़ थी उनकी वजह से धीरे धीरे एक अच्छे पोजीशन पर पहुंच जाते हैं तुर्क तुर्क्स। बाद में यही ट्राइब्स, जो तुर्क्स ट्राइब्स हैं, ये अपनी एबिलिटीज़ की वजह से इन लोगों ने अपना एक खुद का सल्तनत भी इस्टेब्लिश कर दिया, जिसमें जो हेड थे उस टाइम पर तो वो थे गजनवीद सल्तनत उस टाइम पर क्रिएट करी गई। और महमूद ऑफ गजनी ने इस इन सब की लीडरशिप करी। तो जैसे ब्यूइट्स थे उसी तरह से गजनबीज भी क्या थे, मिलिट्री डायनेस्टी थी जो कि अपने स्किल्स की वजह से बन पाई। और इनके जो आर्मीज़ थे वहाँ पर तुर्क्स और इंडियंस दोनों तरह के लोग जुड़े हुए थे। इंडियंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसे एविडेंसेस मिले हैं कि इनके पास जो मिलिट्री थी उनमें से एक मिलिट्री पर्सन का नाम तिलक था, जो कि इंडियन नेम साउंड हो रहा है ना। तो ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पर यहाँ पर जो आर्मी थी या ये जो डायनेस्टी क्रिएट हो गई थी, ये जो सल्तनत क्रिएट हो चुका था गजनबी के अंडर में, तुर्क ट्राइब्स के अंडर में, उसमें इंडियंस भी आर्मी थी और तुर्क आर्मी भी थी। इनका जो सेंट्रल पावर था वो था खुरासन और अफ़गानिस्तान। और हम लोगों ने पढ़ा कि जब शुरू में ये तुर्क्स ने ज्वाइन किया था तो वो एक स्लैब्स की तरह यहाँ पर ट्रीट किए जाते थे, है ना। क्योंकि ये मतलब अपनी वर्क स्किल उतनी ज़्यादा इनकी उस टाइम पर लोगों को नहीं पता थी, तो स्लैब्स की तरह ट्रीट करे जाते थे। तो जो गजनबी थे, महमूद ऑफ गजनी थे, वो भी एक स्लैब के बेटे थे, है ना, गुलाम के बेटे थे। तो ये चाहते थे जो महमूद ऑफ गजनी थे, ये क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि जैसे मेरे साथ हम लोगों को अभी स्लैब्स की तरह ट्रीट किया गया था, तो अब वो चाहते थे कि उनको भी मतलब एक ऐसा पोस्ट दिया जाए, एक ऐसा टाइटल दिया जाए जो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हो। यानी वो सुल्तान का जो क्राउन था या सुल्तान का के पद पर जाना चाहते थे। वो चाहते थे कि कैलिफ्स के थ्रू, यानी उस टाइम पर जो भी हेड्स थे उनके थ्रू उनको सुल्तान बना दिया जाए और वो सुल्तान की तरह रूल करें। ठीक, तो इस टाइम पर एक तो हो गए महमूद ऑफ गजनी जो कि तुर्क ट्राइब से बिलोंग कर रहे हैं और ये रूलर बनना चाह रहे थे। अब उसी टाइम पर सल्जुक नाम से भी एक तुर्क फैमिली थी जो कि इनका भी यही काम था, ये भी चाह रहे थे कि ये भी रूलर बन जाए यहाँ पर। तो जैसे महमूद ऑफ गजनी की एंट्री हुई थी, है ना, उसी तरह से इनकी भी एंट्री होती है। और सोल्जर्स या आर्मीज़ के तौर पे पहले शुरू में ये जाने जाते हैं। सामानिड्स और कुराखानिड्स के द्वारा के जो डायनेस्टीज़ थी उनमें सामानिड्स क्या थे, इस्लामिक डायनेस्टी थी, और कुराखनिड्स जो थे वो नॉन मुस्लिम लोग थे जो कि तुर्क्स के ही लोग थे।
वहीं के लोग, ऐसे लोग जो कि तुर्क ट्राइब से ही बिलोंग कर रहे थे, पर वो नॉन मुस्लिम्स थे, वो मुस्लिम में कन्वर्ट नहीं हुए थे, या उन्होंने मुस्लिम रिलीजन को एक्सेप्ट अभी तक नहीं किया था, है ना। तो दो तरह के उस टाइम पर ग्रुप्स क्रिएट थे, और उन ग्रुप्स के थ्रू सल्जुक भी चाहते थे कि वो भी एडमिनिस्ट्रेशन पर में आ जाएं। बाद में क्या होता है कि ये एक पावरफुल ग्रुप्स की तरह, ये दोनों जो ग्रुप्स थे एक पावरफुल ग्रुप्स की तरह इस्टेब्लिश हो जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं, लोगों के सामने पावरफुल ग्रुप की तरह दिखाई देते हैं। और इनका लीडरशिप कौन कर रहा था? दो ब्रदर्स थे, तुगरिल और चागरी बेग। ये दो लोग क्या थे? इन दोनों की लीडरशिप के साथ ये जो दो ग्रुप्स बने थे, मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम तुर्क ट्राइब्स के, वो बहुत फ्लॉरिश होना शुरू हो जाते हैं। और इस टाइम पर जब महमूद ऑफ गज़नी की डेथ हो जाती है, उस टाइम पर जब जो एरियाज़ थे, जो महमूद ऑफ गज़नी के एरियाज़ थे, जहाँ पर वो अभी तक एडमिनिस्ट्रेट कर रहे थे, जहाँ पर वो अभी रूलिंग कर रहे थे, वो जीत लिया जाता है खुरासन के द्वारा। ठीक है। और खुरासन ने 1037 में निशापुर को अपना फर्स्ट कैपिटल अनाउंस कर दिया। अब जो सल्जुक था उसका नेक्स्ट अटेंशन चला जाता है वेस्टर्न पर्सिया और इराक की तरफ, और वो चाहता है कि अब वो इन एरियाज़ को कैप्चर कर ले। और 1054 में इसने फिर क्या किया कि वहाँ बगदाद में सुन्नी रूल इस्टेब्लिश कर दी जाती है। और उस टाइम पर द कैलिफ अल कामी कायम जो थे, उन्होंने जो सुल्तान का क्राउन था, या सुल्तान की जो पोस्ट थी, वो तुगरिल बेग को दे दी। और इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से अब ये जो एक रिलीजियस अथॉरिटी क्रिएट हो रही थी, एक जो रिलीजन का एक ग्रुप क्रिएट हो रहा था, वो किस तरह से पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ में चेंज हो रही थी, है ना। अब हर कोई पर्सन किस चीज़ को पे फोकस कर रहा था? पॉलिटिकल पावर पाने के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा था। जबकि शुरू में जब हम प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम का देखते हैं, तो उस टाइम पर इन कम्युनिटीज़ को जोड़ने का, लोगों को जोड़ने का, कम्युनिटी क्रिएट करने का केवल यही टारगेट था कि लोगों को अच्छे मैसेजेस के थ्रू यूनाइट किया जा सके, एकजुट किया जा सके, है ना। लेकिन बाद में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर कोई अब वो सुपीरियर पोस्ट पाने के लिए, हेड बनने के लिए, खलीफा बनने के लिए, सुल्तान बनने के लिए लगातार वर्क कर रहा है ना। तो ये जो एक रिलीजियस मूवमेंट उस टाइम पर हो रहा था, वो यहाँ पर चेंज होकर पॉलिटिकल मूवमेंट की तरह दिखाई देता है। आगे जो सल्जक थे, फैमिली थी, उसके दो सल्जक ब्रदर्स जो साथ में रूल करते हैं, और एक फैमिली से बिलोंग क्योंकि कर रहे हैं, तो साथ में ही रूल कर रहे थे वो लोग। और इसी टाइम पर जो तुगरिल था 1064 पे, वो हरा दिया जाता है उसके ही नेफ्यू के द्वारा, जिसका नाम था अल्प अरसलान। और अल्प अरसलान के टाइम पर जो ये सल्जुक एम्पायर था, वो और ज़्यादा एक्सपैंड हो जाता है, और एनाटोलिया यानी मॉडर्न टर्की तक फैल जाता है। धीरे धीरे ये जो ग्रुप, जिसको यूनाइट करने के उद्देश्य से बनाया गया था शुरू में, वो धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ भी जाना जाने लगता है। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं उस टाइम पर, 11th और से लेकर 13th सेंचुरी के बीच में, जिस टाइम पर यूरोपियन क्रिश्चियंस और अरब स्टेट्स के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं। रिलीजियस मैटर्स को लेकर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं। और जो नए नए एडमिनिस्ट्रेशन बन रहे थे, डायनेस्टीज़ उस समय पर क्रिएट हो गई थी, सब अपने अपने पॉलिटिकल पावर को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए एक दूसरे के एरियाज़ को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे। तो वो लड़ाई झगड़े का एक सीन उस टाइम पर देखने को मिल रहा था। तो इस टाइम पर, ये जो टाइम था उस टाइम पर 11th to 13th सेंचुरी, उस टाइम पर जो मुस्लिम वर्ल्ड था, वो बहुत ग्रेट डिज़ास्टर में फंसा हुआ दिखाई दे रहा था। लग रहा था कि जैसे बहुत बड़ा कोई डिज़ास्टर आ गया है, बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारा केओस क्रिएट हो चुका था इस टाइम पर। ठीक है। तो ये हिस्ट्री रही है अब तक की जो इस्लाम रिलीजन है उसकी, कि किस तरह से शांतिपूर्ण व्यवस्था के उद्देश्य से बनाया हुआ जो सारा सिस्टम था, वो किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स में घिर चुका था। और इस तरह से लास्ट में फिर मंगोल्स जो आ जाते हैं, और मंगोल्स फिर वहाँ पर रूल करना शुरू करते हैं। तो एक जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी वो उस टाइम पर नहीं थी, खो चुकी थी। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी उस टाइम पर आ चुकी थी। मंगोल्स के बारे में हम हमारे थीम 5 में पढ़ेंगे और ज़्यादा डिटेल में। और अभी मतलब ये जो सिस्टम चल रहा था वो इसी तरह से डिस्टरबेंस के साथ चल रहा था 13th सेंचुरी तक।
अब नेक्स्ट क्या होता है, आफ्टर 13th सेंचुरी व्हाट हैपेंड इन अरब। अब अरब में और क्या हुआ वो हम देख लेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में ना, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा लेंदी है, तो उसको हम लोग समझ लेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस टॉपिक को अच्छे से वीडियो के थ्रू देखेंगे और रीड करके भी बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। बट फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कॉल करके उसे डिस्कस कर लेंगे हम लोग, और ताकि कोई भी जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी। क्लियर। तो होमवर्क में क्या करना है, होमवर्क में फ्रेम करने हैं 10 क्वेश्चंस फ्रॉम टॉपिक, जो भी टॉपिक हम लोगों ने आज पढ़ा उससे उसी पैराग्राफ से रिलेटेड हम 10 क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे विद आंसर्स, और उसको सेंड करेंगे हमारे गूगल क्लासरूम में। ओके, नाउ वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।